त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी सीरीज का 25वां पार्ट है @MCQ सीरीज 25 इकोनॉमिक्स। बहुविकल्प प्रश्नोत्तरों की यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और यह जो सीरीज है हमारी वो विशेष रूप से पीजीटी इकोनॉमिक्स भर्ती परीक्षा और सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स प्रवेश परीक्षा के लिए बनाई गई है। लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक्स के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उनके लिए भी यह सीरीज उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए है, क्योंकि सभी का सिलेबस इकोनॉमिक्स में एक जैसा ही रहता है। इसके अलावा आपने करना क्या है, आपने सही दिशा में सही समय पर मेहनत करनी है, तभी जाके आप सफल हो सकते हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने कमेंट में लिखना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और क्या आप इन प्रश्न उत्तरों को याद भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके साथ आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और यदि यह सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, राजकोषीय नीति कहलाती है। इट मीन्स हुआ कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। ए, सरकार की आय संबंधी नीति। बी, सरकार की व्यय संबंधी नीति। सी, सरकार की सार्वजनिक ऋण संबंधी नीति। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, ये सभी मिलकर सरकार की राजकोषीय नीति बनाते हैं। तो राजकोषीय नीति का जो महत्वपूर्ण अंग होता है बजट। बजट में सरकार को क्या होती है, विभिन्न कर लगाने से आय प्राप्त होती है। जब आय प्राप्त होती है तो सरकार उसी को क्या करती है, व्यय करती है या खर्च करती है। इससे भी यदि खर्चा पूरा नहीं होता है तो सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है। तो कुल मिलाकर ए बी सी जो तीनों को तीनों जो विकल्प हैं वो राजकोषीय नीति के संदर्भ में क्या है, सत्य हैं। तो इन तीन चीजों को आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, राजकोषीय नीति के घटक होते हैं। ए, बजट। बी, कर। सी, घाटा। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पहले में बजट आया, वो भी क्या है, राजकोषीय नीति का घटक है या अंग है। कर है, कर भी बजट में ही लगाए जाते हैं। घाटा, क्योंकि सरकार राजकोषीय घाटा बनाती है, चाहे वो राजस्व घाटा बनाती है, चाहे वो प्राथमिक घाटा, मतलब सभी प्रकार के जितने भी घाटे हैं वह सब मिलकर, अर्थात ये ए बी सी जो लिखे हुए हैं ये तीनों के तीनों राजकोषीय नीति के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। इट मीन्स हुआ सरकार द्वारा जो राजकोषीय नीति बनाई जाती है उसका मकसद क्या होता है, सरकार उसके द्वारा क्या प्राप्त करना चाहती है। ए, आर्थिक विकास। बी, कीमत स्थिरता। सी, उत्पादन और रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थिरता। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, राजकोषीय नीति के द्वारा भारत सरकार देश में आर्थिक विकास करना चाहती है। कीमत स्थिरता, इट मीन्स हुआ कीमतों में ज़्यादा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। ओके। सी, उत्पादन और रोजगार के उच्च स्तर पर आर्थिक स्थिरता चाहिए, यानी कि उत्पादन भी बढ़े, रोजगार का स्तर भी बढ़े और विकास की दर भी कैसे रहे, ऊंची रहे, वो गिरनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये राजकोषीय नीति के क्या होते हैं, मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर राजस्व प्राप्ति का उदाहरण है। इट मीन्स हुआ कि राजस्व कर जो है इनमें से किससे प्राप्त होता है। ए, शुल्क। बी, सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभ। सी, ब्याज प्राप्तियां। डी, आयकर, निगम कर और जीएसटी। करेक्ट आंसर है डी, आयकर, निगम कर और जीएसटी से जो आय प्राप्त होती है वह कर राजस्व के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दूसरी जो प्राप्तियां हैं वह गैर कर राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है, डी है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। अर्थात जब सरकार क्या करती है, पैसा खर्च करती है तो कौन कौन से पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। ए, ऋणों का भुगतान। बी, ऋणों का वितरण करना। सी, निवेश या विनियोग। डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी, ऋणों का भुगतान करना। यदि सरकार ऋण लेती है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। बी है ऋणों का वितरण करना, सरकार क्या करती है, राज्यों को ऋण देती है, उधार देती है। ठीक है जी, तो ये भी क्या है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। सी है निवेश या जिसको विनियोग कहते हैं, इंग्लिश में जिसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो यह भी क्या है, पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। तो ए बी सी तीनों के तीनों जो विकल्प हैं यह पूंजीगत व्यय के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्व व्यय का उदाहरण है। इससे पहले आया था पूंजीगत व्यय,
अब राजस्व व्यय उससे अलग होता है। ए रक्षा व्यय, बी सब्सिडी, सी राज्यों को अनुदान, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी। इट मीन्स हुआ राजस्व व्यय रक्षा व्यय है, चाहे सरकार सब्सिडी देती है या राज्यों को अनुदान देती है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? ए राजकोषीय घाटा, बी चालू खाते का घाटा, सी उपरोक्त सभी, डी ए विकल्प सही है। करेक्ट आंसर है सी उपरोक्त सभी, अर्थात ए और बी दोनों मिलकर, अर्थात राजकोषीय घाटा है और चाहे चालू खाते का घाटा है, इन दोनों घाटों को जुड़वा घाटे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन से घाटे का आकार बड़ा होता है? ए राजकोषीय घाटा, बी राजस्व घाटा, सी प्राथमिक घाटा, डी पूंजीगत घाटा। करेक्ट आंसर है ए राजकोषीय घाटा, यानी कि सबसे बड़ा जो घाटा है वह कौन सा है? राजकोषीय घाटा है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजकोषीय दुष्चक्र का कारण है। ए करों से प्राप्त आय का चक्र, बी राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बार बार उधार लेना, सी सरकार द्वारा आय का सृजन करना, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है बी राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है? बार बार ऋण लेती है। जब भी क्या करती है सरकार? घाटे का बजट बनाती है तो उसकी पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ता है, फिर अगली बार ऋण लेना पड़ता है, फिर ऋण लेना पड़ता है। इस प्रकार से ऋण पर ऋण चढ़ता चला जाता, उधार पे उधार चला जाता है। तो इस प्रकार का जो चक्र चलता है उसे कहते हैं राजकोषीय दुष्चक्र। और इसका कारण हमने आपको बता दिया कि राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा बार बार उधार लेना या बार बार ऋण लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, राजकोषीय घाटे को दूर करने का उपाय हो सकता है। यानी कि सरकार को जो घाटा हो रहा है, राजकोषीय घाटा, तो उस घाटे को सरकार कम कैसे कर सकती है? ए वेतन में कटौती करना, बी महंगे विदेशी ऋण उधार न लेना, सी पेंशन के भार में कटौती करना, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी कि राजकोषीय घाटे को यदि कम करना है तो सरकार अपने कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन न दे, यानी कि वेतन में कटौती करने की बात की गई है। महंगे विदेशी ऋण उधार न लेना, यानी कि ऐसे उधार नहीं लेने हैं कि जिन पर ज़्यादा ब्याज देना पड़े। तो इसमें सुझाव दिया गया है कि उन देशों से उधार लेना चाहिए कि जो सस्ती ब्याज दर पर उधार दे। पेंशन के भार में कटौती करना, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है सरकारी डिपार्टमेंट से तो सरकार को उसको जीवन भर, जब तक मरा नहीं, उसको पेंशन देनी पड़ती है। तो पेंशन के भार में कटौती करना है, अर्थात पेंशन को कम करना है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार ने कौन सा सिस्टम अपना रखा पेंशन का? एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम, जिसमें कि जीवन भर पेंशन नहीं मिलती है, बल्कि जितना पैसा अभी वर्तमान में सरकारी कर्मचारी का कट रहा है उसी के अनुसार उसकी पेंशन बनेगी। इसके अलावा जो प्रशासनिक खर्चे करती है गवर्नमेंट, तमाम मंत्रियों की सेवा मेवा देने पर, उनमें भी कटौती करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तभी जाके राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा? अर्थात ये तीनों के तीनों जो हमारे विकल्प हैं वो सही है। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान संशोधन 101वां 2016 का संबंध किससे है? इट मीन्स हुआ कि 101वां 101 संविधान संशोधन 2016 किसके लिए किया गया था? किससे संबंध है? जो नीचे के विकल्प दिए गए हैं। ए संपत्ति कर को समाप्त करना, बी वेट, सी जीएसटी, डी सेन वेट। करेक्ट आंसर है सी जीएसटी, अर्थात जो 101वां संविधान संशोधन किया गया था वह भारत में जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था। तो बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है और आता ही रहता है। तो जो हमारा 101वां संविधान संशोधन है और जो कि 2016 में हुआ था, उसका संबंध जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के प्रकार हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रकार हैं, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। ए केंद्रीय जीएसटी, सबके आगे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बी राज्य जीएसटी। सी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। डी एकीकृत जीएसटी। ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ई ए बी सी डी। तो कुल मिलाकर जीएसटी 4 प्रकार का है जो भारत में अभी चल रहा है। और जो जीएसटी है क्या है? एक प्रकार का कर है। और कौन से प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स है, परोक्ष कर जिसे कहते हैं। तो ए पर जान लेते हैं, सी जीएसटी लिखा हुआ है तो सी पर होता है सेंट्रल जीएसटी, जिसे हिंदी में केंद्रीय जीएसटी कहते हैं। दूसरे पर है बी पर राज्य जीएसटी, जिस पर इंग्लिश में लिखा है एस जीएसटी। तो एस फॉर क्या है? स्टेट जीएसटी। सी पर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। इंग्लिश में लिखा है यूटी जीएसटी, तो इसको क्या पढ़ेंगे? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। डी पर लिखा हुआ है एकीकृत जीएसटी, यहाँ लिखा है आईजीएसटी। फुल नाम हो जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इस प्रकार से हमने आपको इंग्लिश में भी बतला दिया है। तो ये चारों के चारों प्रकार जो हैं, आपने इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इनको याद करना है। जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो सीजीएसटी कहलाता है। जो राज्य जीएसटी जो राज्य द्वारा लगता है वो एसजीएसटी कहलाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश में लगता है वो यूटी जीएसटी कहलाता है। और जो टैक्स क्या होता है केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है वो आईजीएसटी कहलाता है, जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीएसटी की कौन कौन सी दरें हैं? इट मीन्स वहाँ भारत में विभिन्न वस्तुओं पे और सेवाओं पे जो टैक्स लगाया जाता है जीएसटी नाम का, उसका रेट एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग वस्तुओं के हिसाब से वह अलग अलग परसेंटेज में लगता है। ए 5%, बी 12%, सी 18%, डी 28%, ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ई उपरोक्त सभी। 5% भी लगता है कुछ वस्तुओं पे, कुछ वस्तुओं पर 12%, कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 18%, और अधिकतम दर कितनी है? 28%। तो कुल मिलाकर भारत में जीएसटी की 4 दरें हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीएसटी की अंतिम दरों का निर्णय कौन करता है? जो भी पहले बताया था कि भारत में 4 प्रकार से या 4 रेट से जीएसटी लगता है, तो इन रेटों का अंतिम निर्णय किसने किया होगा कि इतने इतने परसेंट से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगेगा? कौन सा जीएसटी? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त आयोग, डी जीएसटी परिषद, ई उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है डी जीएसटी परिषद। जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो कि जीएसटी की अंतिम दरों का निर्णय करती है कि कितने कितने परसेंट का टैक्स विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगना चाहिए। इसलिए आपने जीएसटी परिषद को याद करना है। जीएसटी का नाम तो पता ही है ना आपको, ये तो इंग्लिश का है। शॉर्ट नेम, फुल नेम क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्पाद एवं सेवा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। बहुत ही बड़ा प्रश्न है भाई कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए गृह मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। अब आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है सी वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो देश का वित्त मंत्री होता है। ये तो क्वेश्चन हो गया। लेकिन आ जाए कि वर्तमान में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो आपको भारत के वित्त मंत्री का नाम लिखना पड़ेगा। तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। क्वेश्चन नंबर 16, राजकोषीय नीति के उपकरण हैं कि राजकोषीय नीति के कौन कौन से हथियार हैं? इट मीन्स हुआ ए विवेकाधीन राजकोषीय नीति, बी गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति, सी सरकारी राजकोषीय नीति, डी ए और बी दोनों विकल्प ही सही हैं। करेक्ट आंसर है डी। इट मीन्स हुआ ए पर लिखा हुआ विवेकाधीन राजकोषीय नीति, ये राजकोषीय नीति का पहला हथियार है या उपकरण है या टूल है। दूसरा है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति, यह राजकोषीय नीति का दूसरा हथियार है। तो कुल मिलाकर ये 2 हथियार हैं जिनका प्रयोग
सरकार के द्वारा किया जाता है। विवेकाधीन राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है, अपने विवेक के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यय और जो कर हैं किस प्रकार से लगाए जाएंगे, घटाए जाएंगे, उसको लगाती है। जबकि गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति क्या होती है, इसमें सरकार हस्तक्षेप न करके मार्केट की शक्तियों को देखती है कि बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियां ऑटोमेटिक ढंग से क्या करती हैं, राजकोषीय नीति में संतुलन स्थापित करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थव्यवस्था में मंदी के समय कौन सी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए? ए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, बी, संकुचनवादी राजकोषीय नीति, सी, करों में वृद्धि की नीति, डी, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ए, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। यदि देश में क्या चल रही है, मंदी चल रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, उत्पादन का स्तर बहुत गिर गया है, तो ऐसे में सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनानी पड़ती है। कैसे अपनानी पड़ती है कि सरकारी खर्चे में वृद्धि करनी पड़ती है, ठीक है, भारी पैसा क्या करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है, सड़क बनाने पे, रोड बनाने पर, डैम बनाने पे, ठीक है, क्योंकि लोगों को जॉब देना है। इसके अलावा उस समय सरकार क्या करती है कि टैक्स या कर में कमी कर देती है, क्योंकि जब मंदी चलती तो लोगों के पास रोजगार तो होता नहीं है, ठीक है, ये कम लोगों के पास होता है, तो उस समय टैक्स को नहीं बढ़ाया जा सकता है। टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे, तो ऐसी स्थिति में टैक्स को घटाना पड़ता है। माना जैसे जीएसटी की दरें भारत में 4 प्रकार की हैं, बहुत ही मंदी आ गई तो इन दरों को और भी कम करने की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर मंदी के समय राजकोषीय नीति होती है विस्तारवादी, ठीक है जी। कैसी होती है, विस्तारवादी, जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके। और रोजगार कौन देगा, प्राइवेट सेक्टर तो आएगा नहीं, केवल सरकार को क्या करने पड़ेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, अधिक व्यय करना पड़ेगा और करों में क्या करनी पड़ेगी, छूट करनी पड़ेगी। लेकिन मंदी के उल्टा क्या होगा, यदि मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, तब सरकार कौन सी नीति अपनाएगी, तब सरकार संकुचनवादी राजकोषीय नीति अपनाएगी। कब, जब महंगाई होगी या मुद्रास्फीति के समय। संकुचन में क्या करेगी सरकार, अपने खर्च में कटौती करेगी, ठीक है, करों की दरों में क्या कर देगी, वृद्धि कर देगी। तो इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चनों के जवाब आपको यहीं पर दे दिए कि मंदी के समय कौन सी राजकोषीय नीति होनी चाहिए और मुद्रास्फीति के समय या महंगाई के समय कौन सी राजकोषीय नीति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति है, दोनों अलग अलग नीतियां हैं, क्योंकि देश की जो राजकोषीय नीति है भारत की, वो तो केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन जो मौद्रिक नीति है वो भारत का रिजर्व बैंक बनाता है। लेकिन दोनों का मकसद क्या है, दोनों का मकसद एक ही है कि देश में क्या होनी चाहिए, आर्थिक स्थिरता होनी चाहिए, कीमतों में स्थिरता होनी चाहिए, रोजगार का स्तर बढ़ना चाहिए, ओके जी, देश का विकास करना है। तो राजकोषीय नीति और जो मौद्रिक नीति है, ए, एक दूसरे की स्थानापन्न, बी, एक दूसरे की सहयोगी, सी, एक दूसरे की पूरक, डी, बी और सी विकल्प ही सही हैं। करेक्ट आंसर है डी, बी और सी विकल्प ही सही हैं। इट मीन्स हुआ जो मौद्रिक और राजकोषीय नीति हैं एक दूसरे की सहयोगी हैं। ओके, कैसे हैं, सहयोगी हैं, अलग अलग काम नहीं करती हैं, एक ने काम करते दूसरे ने बंद कर दिया, दोनों एक ही दिशा में काम करती हैं, ठीक है। यदि मंदी है तो दोनों एक दिशा में काम करेगी, ठीक है। यदि मुद्रास्फीति है तो दोनों एक ही दिशा में काम करेगी, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, ठीक है जी। दूसरा, एक दूसरे की पूरक होती हैं, ठीक है, एक दूसरे की स्थानापन्न नहीं होती हैं कि एक बंद कर दी जाए और अगली से हम काम ले गए, एक दूसरे की पूरक होती हैं। इट मीन्स हुआ इन दोनों का प्रयोग जो होता है एक साथ करना पड़ता है भैया, राजकोषीय नीति का भी और मौद्रिक नीति का भी। जैसे हमें रोटी पकानी है तो एक हाथ से नहीं बनती रोटी, तो फिर दोनों हाथों से बनानी पड़ेगी। रोटी बनाने के लिए हमें दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। तो देश में यदि कीमत स्थिरता लानी है, देश का आर्थिक विकास करना है, ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियां दोनों एक साथ काम करती हैं। इसलिए ये क्या है, एक दूसरे की सहयोगी हैं, या इसी को हम कह सकते हैं एक दूसरे की पूरक हैं। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको 18 क्वेश्चन बताए राजकोषीय नीति से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजकोषीय मीन्स हो गया शॉर्ट या संक्षिप्त में, आसान शब्दों में, राज मीन्स हो गया राज्य, और राज्य का कोष
यानी कि भारत सरकार के कोष में जितना पैसा है, उस पैसे का कैसा उपयोग करना है कि जिससे देश आगे बढ़े, यही नीति तो क्या है, राजकोषीय नीति है। तो इसके लिए सरकार को राजकोष में सबसे पहले चाहिए धन, इसके लिए लाती है सरकार बजट, ठीक है जी। और बजट में आय भी प्राप्त होती है, ठीक है। और उसी के साथ बजट में किस चीज़ का प्रावधान होता है, खर्च करने का प्रावधान होता है कि सरकार किन-किन विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने वाली है। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि यदि ये सीरीज आपको पसंद आ गई है, यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिए। इसके साथ आपने क्या करना है, जो सामने हमारी आईडी दे रखी है, इस पर हमें फॉलो करना है। फॉलो करने से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। यदि कोई क्वेरी हो हमारे लायक, तो आप सीधे इन आईडियों पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ आज की हमारी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है।